सबसे कठिन टॉपिक पढ़ रहे हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसमें जो बातें हम लोगों ने अब तक पढ़ी हैं उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ब्रेक के बाद आप लोगों का यहाँ स्वागत है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना प्रश्न जो है वो टॉपिक से रिलेटेड रखें, तो बड़ा मज़ा आएगा। सामान्य बहुमत से कहाँ कहाँ संशोधन होता है। सभी दोस्तों को हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सारे लोगों के मैसेज मिल गए, बस आ जाइए अब टॉपिक पर। सामान्य बहुमत से कहाँ कहाँ पर संशोधन होता है, इसको हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया है। अब दूसरा जो तरीका है वो है विशेष बहुमत, और तीसरा जो तरीका है वो है विशेष बहुमत के साथ साथ में आधे राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत के साथ साथ में आधे राज्यों का अनुमोदन, ये आधे राज्यों का अनुमोदन। अब दोस्तों आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, मैं पहले से कह देता हूं, ये वाला कौन सा वाला आधे राज्यों का अनुमोदन में मैंने कल एकदम क्लियर कर दिया था आप लोगों को, और मैंने आपको पहले से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग पुराना वीडियो जरूर देखेंगे कल वाला, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आधे राज्यों का अनुमोदन, दिल्ली और पुडुचेरी शामिल है, मैंने आपको कह दिया, आज भी कहा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जब गठन हो जाएगा तब जम्मू कश्मीर भी शामिल हो जाएगा, ये भी मैंने आपको कह दिया। एक आधे राज्यों का अनुमोदन का मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री का अनुमोदन नहीं है, बल्कि विधान मंडल का अनुमोदन है। और विधान मंडल में दोस्तों मैंने कल भी क्लियर किया, फिर क्लियर कर देता हूं, विधान मंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अर्थात जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां से भी आपको अनुमोदन लेना होगा। तीसरी और लास्ट बात, कल किसी मित्र ने एक प्रश्न भी पूछा था, और वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न था कि सर विधानमंडल को कितने बहुमत से अनुमोदन देना है। तो मैंने आपको कहा विधानमंडल को अपने दोनों हाउस है तो दोनों हाउस की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ये मैंने कहा था। तो सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग, सारे मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं, सभी दोस्तों को नमस्कार। अब आ जाइए इस टॉपिक पर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा जो तरीका है विशेष बहुमत से, दोस्तों पहले इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सामान्य बहुमत पढ़ लिया, ये जो विशेष बहुमत, केवल विशेष बहुमत, पहले इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का अनुमोदन कहां कहां आवश्यक है, पहले हम लोग वो पढ़ेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, ताकि आपको टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो जो लोग मित्र नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिए। संविधान के वे कौन कौन से प्रावधान हैं जिसमें संशोधन हेतु सदन का, दोनों सदनों का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन चाहिए। आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन चाहिए, विधानमंडल का अनुमोदन, ठीक है। वे कौन कौन से प्रावधान हैं जिसके लिए संसद के दोनों हाउस का विशेष बहुमत भी चाहिए और आधे राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए? हाँ वर्षा जी, ये दोनों ही अनुच्छेद 368 में है। वसु जी कह रहे हैं कि सर जो 104 संशोधन हुए हैं वो आधे राज्य व संसद के, नहीं 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 वसु जी, मैंने ये कभी भी नहीं कहा। मैंने ये कहा है अनुच्छेद 368 में 2 तरीकों का उल्लेख है, और अनुच्छेद 368 की जो 2 तरीके जो दे रखे उसके तहत संविधान में 104 अमेंडमेंट हुए, ये मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि आधे राज्यों का अनुमोदन। इन 104 में से बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे हैं, मैं एग्जांपल दे देकर आपको बताऊंगा आज। ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट हैं जिनको आधे राज्यों का अनुमोदन की आवश्यकता पड़ी थी, और बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे हैं जो केवल विशेष बहुमत से हो गए। तो अनुच्छेद 368 के जो 2 तरीके दे रखे हैं उन 2 तरीकों के तहत 104 अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है।
तो विशेष बहुमत कहाँ कहाँ पर चाहिए, जो लोग विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन कहाँ कहाँ पर चाहिए। जो मित्र लोग इसको नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लीजिएगा। मैं बहुत धीमे धीमे बोलूँगा, आपको एक एक बात बताऊँगा कि हमने ये प्रावधान क्यों किया है। पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब आप मुझसे राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न मत पूछ लेना, यहाँ राष्ट्रपति टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। आपसे मेरे बार बार रिक्वेस्ट ये रहती है कि हम लोग उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछें जो टॉपिक चल रहा है। आपको दोस्तों जब राष्ट्रपति टॉपिक बताया जाएगा तब आपको बहुत डिटेल में ये बताया जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को देखोगे तो थोड़ा सा संकेत कर देता हूँ, संसद के दोनों हाउस के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर आप राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करना चाहते हो तो आपको विशेष बहुमत भी लेना पड़ेगा और आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन भी लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि सर उदाहरण देके बताओ। आप अक्सर ऐसा प्रश्न पूछते हैं, ऐसा मित्र लोग कह भी रहे हैं कि आप ऐसा उदाहरण देके बताओ कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में परिवर्तन हुआ। बताऊं क्या एग्जाम्पल देकर? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और दिल्ली संघ शासित प्रदेश होने के साथ साथ दिल्ली में विधानसभा भी है। और आप लोग ये भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग पढ़ लेंगे। आप लोग ये जानते हैं कि दिल्ली की विधानसभा के जो लोग हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट देते हैं। इसके लिए हमने संविधान में संशोधन किया था, 70वां संविधान संशोधन 1992 में, 70वां। ये अभी लिखना मत, आगे हम लोग पढ़ लेंगे। मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि आपने पूछ लिया है। 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया गया। इस अमेंडमेंट के तहत हमने दिल्ली की विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया था। दोस्तों ये जो अमेंडमेंट है हमारी संसद के दोनों हाउस से पारित हुआ और दोनों हाउस से पारित होने के बाद ये अमेंडमेंट राज्यों के पास गया और आधे राज्यों ने अनुमोदन दिया, तब जाकर दिल्ली के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सके। इसका मतलब ये होता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देकर बता दिया। और एग्जाम्पल दूं क्या अगर आप कहें तो? दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, हालांकि हम अलग से पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े करके 2 संघ शासित प्रदेश बना दिए गए। एक का नाम है जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम है लद्दाख। और शायद दोस्तों आप लोग ये भी जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का भी प्रावधान किया गया है, अर्थात जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी होगी। आज के दिन वहाँ पर विधानसभा नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर का परिसीमन होना बाकी है। हालांकि इसको अलग टॉपिक के रूप में हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो बात ये है कि यदि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए, संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव हुए और वहाँ से जो लोग चुनाव जीत कर आएंगे, यदि उन लोगों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करना है तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये बात बहुत ध्यान से देखिएगा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अगर गठित होती है और विधानसभा के सदस्यों को अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करना चाहें तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्दी ही जम्मू कश्मीर में परिसीमन पूरा होगा, वहाँ विधानसभा का गठन होगा और गठन हुआ तो 2022 में अगर राष्ट्रपति चुनाव होने से पहले पहले विधानसभा का गठन हो गया और उन लोगों को हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करना चाहते हैं, देन हमको कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रक्रिया के तहत संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे।
चलिए, क्लियर हो गई बात। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, अगर आप राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं, तो जो मित्र लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। राष्ट्रपति लिख रहा हूं मैं। यदि आप राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो भी आपको संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। दोस्तों, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। अभी राष्ट्रपति टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, मैं केवल संकेत कर रहा हूं। अगर इसमें थोड़ा भी चेंज करना चाहते हैं, हम एकल संक्रमणीय की जगह पर कोई दूसरी विधि लाना चाहते हैं, हम गुप्त की जगह खुला मतदान प्रणाली लाना चाहते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इस प्रक्रिया से करना पड़ेगा। आधे राज्यों के विधानमंडल से भी अनुमोदन लेना पड़ेगा। तो ये सब बातें आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों, संघ सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, संघ सरकार की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, संघ सरकार की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 73 में है, अगर आप उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको आधे राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ेगा। राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको आधे राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ेगा। ये देखिए, अनुच्छेद 162 में इसका उल्लेख है। ये सब आपने नोट डाउन किया। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, केंद्र सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, ये सब बातें आपने नोट डाउन कर ली। अगर आप इनमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो विशेष बहुमत से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आधे राज्यों का अनुमोदन भी लेना पड़ेगा। आगे बढ़ूं मैं, 4 पॉइंट के बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। आपने नोट डाउन कर लिया, ये चौथा पॉइंट नोट डाउन कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं 5वें पॉइंट पर। हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वह हमारे जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के संदर्भ में अगर आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता में चेंजेस करना चाहते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके क्षेत्र अधिकार में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनकी पावर्स में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए संविधान में जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो दे रखा है उसमें अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं या किसी और प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आपको आधे राज्यों के विधानमंडल से भी अनुमोदन प्राप्त करना होगा। किरण, यस सर, नोट कर लिया, वेरी नाइस। तो मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ मुझे लगेगा कि नोट करवाना बहुत ज़रूरी है, मैं नोट करवाऊँगा। पंकज कह रहे हैं कि सर, अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा गठित करने का विधेयक संसद से विशेष बहुमत से पास हो गया लेकिन आधे राज्यों का अनुमोदन नहीं मिला, तो क्या विधानसभा गठित होगी? अरे पंकज जी, कहाँ जा रहे हैं आप? विधानसभा गठित करने के लिए आधे राज्यों की भूमिका की कहाँ आवश्यकता है? आधे राज्य पूछा कहाँ है? किसी भी राज्य में विधानसभा का गठन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की कहाँ आवश्यकता है? तो आधे राज्य कहाँ आए? आधे राज्य का तो रोल ही नहीं है यहाँ पर। आप तो ये प्रश्न पूछिए कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो कि गठित हो गई है, बना नहीं रही है, प्रावधान कर दिया गया, चुनाव होना बाकी है, उनके लोगों को
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करना है या नहीं करना है? शामिल करना है तो आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन लेना पड़ेगा। पंकज जी, मैं ये कह रहा हूँ, विधानसभा गठित करने के लिए आधे राज्य कहाँ चाहिए भाई? विधानसभा के गठन के लिए तो हमारी संसद ने वहाँ पर बिल पारित कर दिया ना, कानून बना दिया ना, वहाँ विधानसभा का प्रावधान कर दिया, बस चुनाव होने बाकी है, क्योंकि अभी परिसीमन होना बाकी है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, इसके लिए आपको आधे राज्यों का विधानमंडल का अनुमोदन लेना पड़ेगा। तो पंकज जी, थोड़ा सा इस तरह से बात है। ओके, गोपाल जी कह रहे हैं सर आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द नोट हो रहा है। यस, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा करें। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू गेट रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट। आपको आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन लेना पड़ेगा। आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल दोस्तों, आप लोग जानते हैं 99वां संविधान संशोधन के बारे में। आप लोग जानते हैं 99वां संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होगी उसकी प्रक्रिया के संदर्भ में था। पूरा का पूरा उनका जो नियुक्ति का जो प्रक्रिया है उसको बदल दिया गया था। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि 99वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 99वां संविधान संशोधन ओरिजिनली ये नाम नहीं था। आज इसको क्लियर करेंगे कि कैसे नाम था। ये नाम था 121वां संविधान संशोधन विधेयक। संसद के दोनों हाउस ने पारित किया, ये लोकसभा ने पारित किया, ये राज्यसभा ने पारित किया, दोनों हाउस से पारित हो गया। तो दोस्तों ये सीधा राष्ट्रपति के पास थोड़ी गया था, पहले ये कहां गया था? राज्यों के पास गया था, राज्यों के पास गया। और क्यों गया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन कहां कहां चाहिए। तो दलवीर कह रहे हैं 5वें पॉइंट को बताओ। 5वां पॉइंट ही मैं बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संदर्भ में अगर आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको आधे राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ेगा। तो 99वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो हमने आधे राज्यों का अनुमोदन लिया था। राजस्थान पहला राज्य था जिसने 121वें संविधान संशोधन विधेयक को अपना अनुमोदन दिया। जैसे आधे राज्य हो गए फिर राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने जैसे हस्ताक्षर किए तो 121वां किस में बदल गया? 99 में बदल गया। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि ये बदलते कैसे हैं। मूल रूप से 121 था, बाद में 99 कैसे हो गया, ये मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, आज बहुत टाइम दे रहे हैं हम। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। परमा जी कह रहे हैं सर आपका प्रत्येक वर्ड गोल्डन ड्रॉप की तरह है। थैंक यू वेरी मच, बस आप इसको समझ लीजिएगा ढंग से। फिर देखिएगा ऐसे कौन से और प्रावधान हैं जिसमें संशोधन करने के लिए अपने को राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन भी चाहिए। तो छठा जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं हमारा 7वीं अनुसूची जो है उसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा है। केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा है। याद कीजिएगा दोस्तों, इसके तहत हम लोगों ने 3 सूचियां बनाई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर तीनों सूचियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का जो बंटवारा कर रखा है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो आपको आधे राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ेगा। आप मुझसे कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए, तो दोस्तों आपके लिए एग्जाम्पल हाजिर है। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन से यूं तो संविधान के बहुत सारे अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ, लेकिन आप लोग जानते हैं एक प्रावधान हमारे संबंधित है, इस टॉपिक से संबंधित है, इसलिए मैं आपको, संजू जी कह रहे हैं एग्जाम्पल देकर समझा। अरे कौन सी बात, पूरा थोड़ा क्लियर तो करें, कौन सी बात एग्जाम्पल देकर समझानी है? 7वीं अनुसूची में एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5वीं इसके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संदर्भ में दिया। दोस्तों 7वीं अनुसूची विषयों के बंटवारे से संबंधित है।
याद कीजिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने राज्य सूची के 4 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया था। और समवर्ती सूची में जब विषय शामिल किए तो उनकी संख्या टोटल मिलाकर 5 हुई। इनमें से राज्य सूची से हमने 4 निकाले। दोस्तों, ये 7वीं अनुसूची में जो ये परिवर्तन किया गया है, इसके लिए जो बिल लाया गया 42वां संविधान संशोधन, इसको भी राज्यों से अनुमोदन लेना पड़ा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है आधे राज्यों का अनुमोदन कहाँ कहाँ चाहिए। उसमें ये भी लिखा हुआ है 7वीं अनुसूची। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। मैं सारे प्रश्न आपके देख रहा हूं, एक एक का जवाब देंगे। तो ये 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए, कहां कहां पर आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। अब देखिए दोस्तों, 7वां जो पॉइंट है वो है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। हमारी ये जो संसद है, इस संसद में जो भी प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, जैसे आप फिर मुझे कहेंगे कि एग्जाम्पल दीजिए। चौथा पॉइंट को मैंने समझा दिया है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको वापस बोल दूंगा। चौथा पॉइंट कौन सा है, पहले ये देख लीजिए। राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां अनुच्छेद 162 में उल्लेखित है कि राज्य सरकार कौन कौन से कार्यपालिका संबंधी कार्य करेगी। अगर उन कार्यों में कमी करनी है, उन कार्यों में वृद्धि करनी है, तब आपको आधे राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ेगा, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को आगे ले जाते हैं। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, देखिए दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल ये राजस्थान है। आप मुझे बताइए, राजस्थान से लोकसभा में कितने लोग चुने जाते हैं? राजस्थान से लोकसभा में कितने लोग चुने जाते हैं, बताइए जरा। तो आप मुझे जवाब देंगे राजस्थान से लोकसभा में 25 लोग चुने जाते हैं, ऐसा मुझे जवाब देंगे। और राज्यसभा में 10 लोग चुने जाते हैं, ऐसा मुझे जवाब देंगे, ठीक है। राजस्थान से लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 लोग चुने जाते हैं। ये राजस्थान का संसद में प्रतिनिधित्व है, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया? 35 हो गया। अगर आप इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, राजस्थान में लोकसभा की सीटें जो 25 है उसको घटाकर आप 18 करना चाहते हैं, 20 करना चाहते हैं, या फिर राज्यसभा की जो 10 सीट है उसमें वृद्धि करना चाहते हैं, 12 करना चाहते हैं, 8 करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको आधे राज्यों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। जैसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सीटों में कई राज्यों में परिवर्तन किए गए, तो ये जितने भी जो बातें हैं उनमें अमेंडमेंट करने के लिए आपको आधे राज्यों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। मैं वापस बोल देता हूँ, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, 7वीं अनुसूची, अब आपको बताया संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और लास्ट जो 8वां पॉइंट है, वो है खुद अनुच्छेद 368। आर्टिकल 368 में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हो, आप लोग जानते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के तरीकों का उल्लेख करता है। अगर आप संविधान में संशोधन कैसे किया जाए, इस प्रक्रिया को ही बदलना चाहते हो, तो आपको आधे राज्यों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 8वां जो पॉइंट है वो खुद अनुच्छेद 368 के संदर्भ में, खुद अनुच्छेद 368 में अगर आप संशोधन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको आधे राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ेगा। वसु एक प्रश्न कर रही है कि सर 42वें संशोधन को 1976 ही क्यों लिखाते हैं अधिकतर टीचर? वसु जी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी 1976 ही बोलता हूँ, क्योंकि उसका ये इतना पॉपुलर हो गया। 1976 में जब हुआ था ये, तो उसका पूरा टाइटल यूँ बनता है
42वां संविधान संशोधन 1976 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन था, तो नाम इसका 76 इसके साथ जुड़ गया, इस वजह से सब लोग 76 ही बोलते हैं। लागू 77 में हुआ था, पर 77 में भी कब लागू हुआ? 3 जनवरी, यानी 77 के केवल 3 ही दिन हुए थे, इसलिए 76 ही बोल देते हैं, लेकिन हुआ 77 में लागू। ठीक है, तो मेरी बात को आप लोग समझे होंगे। डूंगरराम जी कह रहे हैं सर 5वां पॉइंट अनुच्छेद 241 का है क्या? नहीं, अनुच्छेद 241 जो कि पॉइंट है वो ये है कि अगर आप संघ शासित प्रदेशों के लिए हाईकोर्ट की स्थापना करना चाहते हैं, 9वें पॉइंट के रूप में आप काउंट कर सकते हैं, संघ शासित प्रदेशों के लिए अगर आप हाईकोर्ट की स्थापना करना चाहते हैं तो भी आपको आधे राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ेगा। और ये सारी जो बातें हैं, जितने भी पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स अनुच्छेद 368 में लिखे हुए हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं। विजय कह रहे 25 और 10 की संख्या किस आधार पर निर्धारित की गई? ये टॉपिक अपना अभी नहीं है, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है, एक ही आधार है वो है जनसंख्या पर। फिलहाल हम इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। मेरा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अपना प्रश्न है, अपना जो टॉपिक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर बात कर रहे हैं। अभी आप मुझसे पूछ लेंगे 100वां संशोधन किससे संबंधित था, 85वां किससे संबंधित था, 44वां किससे संबंधित था, तो ये देखिए तरीका नहीं है। तरीका अपना प्रक्रिया टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा, जरूर जवाब देंगे। डूंगरराम जी कह रहे हैं सर अध्याय 5 और 4 में संघ की न्यायपालिका राज्यों के उच्च न्यायालय, हाँ यही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में भी अगर आप परिवर्तन करते हो तो आपको आधे राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ेगा। अनिल जी कह रहे हैं इन संशोधनों को वापस हटाने के लिए, कहाँ गया प्रश्न अनिल जी का, बहुत ऊपर चला गया। इन संशोधनों को वापस हटाने के लिए कौन सा बहुमत होता है? देखिए, हटाने का क्या मतलब है, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया ना कि संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है। हटाना भी तो उसमें शामिल है, जोड़ना भी उसमें शामिल है, परिवर्तन भी उसमें शामिल है। तो जितने बहुमत से किया गया उतने बहुमत से हटाया जाएगा। बात क्लियर एकदम। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए अनिल जी। संविधान संशोधन का मतलब हटाना, जोड़ना और परिवर्तन तीनों है। तो जिस बहुमत से संशोधन किया गया उसी बहुमत से हटा दिया जाएगा। क्लियर एकदम बात। निशा कह रही है सर 9 नंबर का पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं बता रहा हूं, संघ शासित प्रदेश में अगर आप हाईकोर्ट बनाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक संघ शासित प्रदेश है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। बहुत ध्यान से सुनना, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए अगर आप अलग से हाईकोर्ट बनाना चाहते हो तब आपको संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का भी अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, आप कहेंगे कि दिल्ली के लिए हाईकोर्ट अलग से है, उसके लिए तो अमेंडमेंट नहीं किया गया। अरे दिल्ली तो पहले से ही है वहां पर। हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे देखिए आप, जैसे मद्रास का हाईकोर्ट है, बॉम्बे का हाईकोर्ट है, ये तो पहले से ही है, देश की आज़ादी से पहले के, तो उनको हमने एज इट इज अपना लिया। अब कोई संघ शासित प्रदेश के लिए, प्योरली संघ शासित प्रदेश के लिए अगर कोई नया हाईकोर्ट स्थापित करना चाहते हो तो आपको आधे राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अंडमान निकोबार जो द्वीप है, जो संघ शासित प्रदेश, वो तो कलकत्ता हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हमारा जो चंडीगढ़ जो संघ शासित प्रदेश है वो पंजाब हरियाणा का जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्योरली किसी संघ शासित प्रदेश के लिए अलग से अगर आप हाईकोर्ट बनाना चाहते हो तो आपको आधे राज्यों से अनुमोदन लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। संतोष कुमारी जी कह रहे हैं सर मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप? मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, आपका प्रश्न मुझे दिखाई नहीं दिया होगा वरना मैं जरूर देता। विजय सेन फिर वही प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए कौन सा हाईकोर्ट है? अरे भाई प्रश्न ये है ही नहीं विजय जी, वो कलकत्ता हाईकोर्ट है। हम ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं कौन सा हाईकोर्ट है, फला हाईकोर्ट है, हम टॉपिक प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। मेरा आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट यही है, आप इसको थोड़ा सा देखें तो बड़ा अच्छा लगेगा और समझाने में भी बड़ी मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये सब बातें क्लियर हो गई। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। संसद के दोनों हाउस
ये दोनों हाउस, ये है आपका लोकसभा, ये है आपका राज्यसभा। दोनों हाउस ने बिल पारित कर दिया, ठीक है। फिर आप मुझे कहेंगे कि दोनों हाउस ने पारित कर दिया तो इसको राष्ट्रपति के पास भेजो स्वीकृति के लिए, आप मुझे ऐसा कहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही वो कानून बनेगा। और अभी आपको बताया गया कि 24वें संविधान संशोधन में साफ साफ लिखा हुआ है, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 में अब साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देगा। यहाँ तक ठीक है। अब अपना प्रश्न है कि जो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। संसद के दोनों हाउस, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, दोनों हाउस ने बिल को पारित किया। और समझ लीजिए कोई ऐसा संशोधन है जिसमें आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। समझ लीजिए हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव कर रहे हैं, दोनों हाउस ने बिल पारित कर दिया। अब कहाँ जाएगा? आज के दिन भारत में 28 तो है राज्य और 2 है संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरीज, दिल्ली व पुडुचेरी, जहां पर विधानसभा है। संघ शासित प्रदेश तो बहुत सारे हैं, लेकिन जहां पर विधानसभा है उनकी संख्या 2 है। आज के दिन की बात कर रहा हूं, दिल्ली व पुडुचेरी। तो 28 और 2 कितने हो गए? 30। एक बिल है जो संसद के दोनों हाउस ने पारित किया, अब इन 30 के पास गया। ये टोटल कितने हो गए? 30। 28 + 2। अब 30 में से 15 का अनुमोदन चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया अनुमोदन का मतलब क्या है। राज्य का विधानमंडल अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अपना अनुमोदन दे देगा। मेरा प्रश्न ये है कि यदि संसद के दोनों हाउस ने किसी बिल को पारित किया और वो राज्य के पास गया, तो राज्य स्वीकृति देगा और राज्य स्वीकृति नहीं भी दे सकता है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या राज्य स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, यानी अनुमोदन देने से इनकार कर सकता है? राजस्थान के पास आया कोई बिल और राजस्थान की विधानसभा क्या ये कह सकती है कि हम तो इसे पारित नहीं करेंगे, हम तो इसे अनुमोदन नहीं करेंगे? क्या राज्य सरकार, राज्य का विधानमंडल ऐसा कह सकता है? ये मेरा प्रश्न है। अब देखिए सतीश जी, आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि बहुमत होता क्या है। अरे भाई, मैंने कहा आप पुराना वीडियो देखेंगे कल वाला, तो उसमें सारी बातें बता रखी, उन सब चीज़ों को एक बार नहीं 10-10 बार रिपीट किया है। तो अब आप कहेंगे कि सर आप मेरे प्रश्न को इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, मैंने बहुत ढंग से इसका जवाब दे रखा है। चलिए खैर, आपकी मर्जी। संसद के 2 हाउस, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, ये 30 राज्य हैं टोटल, 28 + 2। इसमें से 15 राज्यों का अनुमोदन चाहिए। तो मैंने कहा कि क्या कोई राज्य सरकार, राज्य का विधानमंडल अनुमोदन देने से इनकार कर सकता है? तो मंजू जी कह रहे हैं नहीं कर सकता, BK शर्मा जी कह रहे हैं हाँ कर सकता है, BK ग्रासिया जी कह रहे हैं नहीं कर सकता, गजेंद्र जी कह रहे हैं नहीं, मोनिका कह रही है हाँ, माया कह रही है यस, नवीन कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है, उर्मिला जी कह रही है नहीं ऐसा नहीं कर सकता है, आशा भी कह रही है ओके, आशा भी ना कह रही है, सुरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं यस, बहुत अच्छा लगा, सीमा मना कर सकता है, सुमन कह रही है कि यस कर सकता है, जितेंद्र जी कह रहे हैं मना नहीं कर सकता। दोस्तों ठीक है, अब मैं आपका मतलब समझ गया हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। संसद के दोनों हाउस ने यदि किसी बिल को पारित किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, और वो राज्यों के पास अनुमोदन के लिए गया, तो कोई राज्य उसे अनुमोदित कर सकता है, एक बात, और कोई राज्य उसे अनुमोदित करने से इनकार भी कर सकता है। दोनों अधिकार है उसे,
वो अनुमोदित कर भी सकते हैं और अनुमोदित नहीं भी कर सकते हैं, दोनों अधिकार है। अनुमोदित करना और नहीं करना दोनों उनके हाथ में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनुमोदित कर भी सकते हैं और अनुमोदित नहीं भी कर रहे, उनकी मर्जी है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही 15 राज्यों का अनुमोदन हो जाएगा, ऐसी स्थिति में संविधान में संशोधन हो जाएगा। तो मेरी बात को आप लोग समझे क्या? डूंगरराम जी कह रहे हैं सर राज्य अनुमोदन करने के लिए बाध्य होगा या नहीं? नहीं होगा, यही तो मैं कह रहा हूं। अनुमोदन कर भी सकता है और अनुमोदन करने से इनकार भी कर सकता है। तो पप्पूराम जी कहते हैं यस, अनुमोदन से मना कर सकता है। बहुत अच्छा लगा। चलिए, लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप कल्पना कीजिए, और किस बात की कल्पना कीजिए कि 30 राज्य हैं, 28 तो राज्य और 2 संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, टोटल कितने हो गए? 30। 30 में से 15 राज्यों ने अनुमोदन किया और 15 ने मना कर दिया। ताराचंद जी हाँ और ना दोनों ठीक है। अब देखिएगा जरा, 15 राज्य ने अनुमोदन किया और 15 ने मना कर दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? संशोधन होगा या नहीं होगा? 15 राज्यों ने मना कर दिया, 15 राज्यों ने हां कर दिया। संशोधन होगा या नहीं होगा? आधे राज्यों ने अनुमोदित कर दिया, आधे राज्यों ने मना कर दिया। संशोधन होगा या नहीं होगा? दोस्तों अगर आधे राज्य अनुमोदन करने से मना भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संविधान में संशोधन होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। अगर आधे राज्य मना कर देते हैं और आधे राज्य हाँ करते हैं तो भी संविधान में संशोधन होगा। शिल्पा जी कह रहे हैं होगा, कालू जी भी कह रहे हैं होगा, अविनिका भी कह रही है, अविनिका कह रही है नहीं होगा, निकिता जी कह रही है होगा, गरिमा कह रही है होगा, लेकिन गिरासिया जी कह रहे हैं नहीं होगा। ऐसे नहीं है। देखिए दोस्तों आप ध्यान रखिए, अगर आधे राज्यों ने हाँ कर दिया है और आधे राज्य मना कर दिए तो भी संविधान में संशोधन होगा। तो मेरे जो मित्र लोग हैं जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि ये बात जरूर नोट करिएगा। कौन सी बात? संविधान संशोधन के संदर्भ में राज्य पहल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे अनुमोदन देते हैं। वापस बोलो, संविधान संशोधन के संदर्भ में राज्य पहल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे अनुमोदन देते हैं। कौन कौन से मामलों में अनुमोदन देते हैं वो अभी हमने पूरी लिस्ट बनाई थी। ठीक, एक। दूसरी बात, राज्य अनुमोदन देने से इनकार भी कर सकते हैं। राज्य अनुमोदन देने से इनकार भी कर सकते हैं। दोस्तों यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, आप क्या सोच रहे हैं कि 2 तरीके हैं कि 3 तरीके हैं, संविधान संशोधन की प्रणाली कहां से ली गई, ये प्रश्न पूछेंगे क्या? अब वो जमाना गया। अब दोस्तों प्रश्न यहां से पूछेंगे कि राज्यों को क्या अधिकार है। तो राज्य अनुमोदित कर भी सकते हैं और राज्य अनुमोदित करने से मना भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। राकेश जी कह रहे हैं लेकिन 30 का बहुमत 16 होता है। तो राकेश जी मैंने कब कहा बहुमत चाहिए? राकेश जी मैंने कब कहा बहुमत चाहिए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। बात वो ये है कि कुछ किताबों में ये लिखा हुआ आधे से अधिक राज्य। जी नहीं, आधे राज्यों का ही अनुमोदन चाहिए। बहुमत को कौन बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो। राकेश जी बहुमत की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वहां लिखा हुआ है आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। यही तो राज की बात है। अपने को आधे से अधिक नहीं करना है, केवल आधे राज्य चाहिए। और अगर 30 है तो आधे कितने हो गए? 15। अगर 28 है तो आधे कितने हो गए? 14। अगर 26 है तो आधे कितने हो गए? 13। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ जशोदा जी, आधे राज्यों का ही अनुमोदन चाहिए, एकदम बात सही कह रहे हैं। गीता जी कह रहे हैं सर यदि 14 राज्यों ने नहीं अनुमोदन किया। अरे भाई उससे क्या मतलब है? आप देखिए ना, 15 राज्य ने कर दिया, हमारी बात खत्म। अब 13 ने नहीं किया, 14 ने नहीं किया, 12 ने नहीं किया, उससे हमको क्या मतलब? मैं तो एक्सट्रीम कह रहा हूं ना कि अगर 15 ने भी कर दिया, 15 ने नहीं किया तो भी संविधान में संशोधन होगा। तो आप थोड़ा इसको भी देखें आप। चलिए खैर, तो यहां तक बात समझ में आई। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं।
जिसको भी आपको नोट भी करवाऊंगा मैं, लेकिन मैं आपसे पहले प्रश्न पूछ लेता हूं। संसद के दोनों हाउस ने बिल पारित कर दिया, बिल पारित होकर वो राज्यों के पास गया। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि संसद के दोनों हाउस ने जो बिल पारित किया और जो बिल राज्यों के पास आया, क्या राज्य उसमें संशोधन कर सकते हैं? क्या राज्य के विधानमंडल संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक में संशोधन कर सकते हैं? क्या संशोधन कर सकते हैं क्या? जी नहीं दोस्तों, संशोधन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अनुमोदन करना है तो कर दीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। संशोधन आप नहीं कर सकते। संसद ने किसी बिल को पारित कर दिया, राज्यों के पास गया, तो राज्य केवल अनुमोदन देंगे या फिर अनुमोदन से इनकार करेंगे, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख दीजिएगा। ऐसे विधेयक जो संसद से पारित होकर, ऐसे विधेयक जो संसद से पारित होकर राज्यों के पास अनुमोदन के लिए जाते हैं, राज्यों के पास अनुमोदन के लिए जाते हैं, राज्य उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, सब लोग कह रहे हैं। ममता जी कह रहे हैं नहीं कर सकते, जशोदा जी कह रहे हैं नहीं कर सकते, प्रतिभा जी कह रहे हैं नहीं कर सकते, पायल भी कह रही है नहीं कर सकते, ठीक है, चेतना जी भी कह रहे हैं नहीं कर सकते। एकदम सही कह रहे हैं आप लोग, संशोधन नहीं कर सकते हैं, केवल वो अनुमोदन देंगे या अनुमोदन देने से क्या करेंगे, इनकार करेंगे। तो संसद द्वारा पारित विधेयकों को राज्य उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते, वे केवल अनुमोदन देने का काम करते हैं। पंकज कह रहे हैं आधे राज्यों में एक यूटी का भी जरूरी है क्या? देखिए पंकज जी, इकाइयां काउंट की जाती है, सामने राज्य है या संघ शासित प्रदेश है, इससे कोई मतलब नहीं है। 30 है, हमको 15 चाहिए। अब 15 के 15 राज्य हैं या उसमें कोई संघ शासित प्रदेश है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब बातें आप ध्यान रखिए। देवी शंकर जी सही कह रहे हैं नहीं कर सकते, नवीन जी भी कह रहे हैं नहीं कर सकते, निशा कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, एकदम बात सही है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट से परिचय करवा रहा हूं, और वो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या संविधान में संशोधन करने के लिए जनमत संग्रह करवाया जाता है क्या? जनमत संग्रह, क्या संविधान में संशोधन करने के लिए जनमत संग्रह करवाया जाता है क्या? जनमत संग्रह मतलब जनता से पूछा जाता है क्या? भारत में 130 करोड़ की जनसंख्या है, उनसे पूछा जाता है क्या कि हम संविधान में संशोधन कर लें क्या? तो जवाब दीजिएगा। पीएससी खारदी साहब कह रहे हैं नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, एक जवाब आया जल्दी से। सीखा जी कह रहे हैं नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सबनब भी कह रही है कि नहीं पूछा जाता है, रोहितास भी कह रहे हैं नहीं पूछा जाता है, सुमन कह रही है नहीं पूछा जाता है, अभिषेक कह रहे हैं नहीं पूछा जाता है। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि संविधान संशोधन के संदर्भ में जनमत का कोई प्रावधान नहीं है। नोट करिए, और एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, संविधान संशोधन के संदर्भ में जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं, अभी बताऊंगा। संविधान संशोधन के संदर्भ में जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है। जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम, जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, आप कहेंगे क्यों आएंगे क्यों, मैं ये बता रहा हूं। संविधान संशोधन के संदर्भ में जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं, ऐसा प्रश्न क्यों आएगा? ऐसा प्रश्न इसलिए आएगा दोस्तों क्योंकि संविधान सभा के एक सदस्य थे ब्रजेश्वर प्रसाद, लिख दीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। ब्रजेश्वर प्रसाद संविधान सभा में
एक सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद ने, नोट करिए, संविधान सभा के एक सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद ने संविधान संशोधन के संदर्भ में जनमत संग्रह, संविधान संशोधन के संदर्भ में जनमत संग्रह का प्रावधान किए जाने की मांग रखी थी। ब्रजेश्वर प्रसाद ने संविधान संशोधन के संदर्भ में जनमत संग्रह का प्रावधान किए जाने की मांग रखी थी। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूं कि वो ब्रजेश्वर प्रसाद क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। ये लिख दिया आपने, ब्रजेश्वर प्रसाद नाम, थोड़ा ध्यान रखना। लोकसभा में समझ लीजिए किसी बिल को रखा, संविधान संशोधन बिल को, और लोकसभा ने बिल को पारित किया और वो बिल गया राज्यसभा में, और राज्यसभा ने किसी बिल को पारित किया, वो बिल गया लोकसभा में। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर एक हाउस बिल को पारित करे और दूसरा हाउस बिल को पारित करने से इनकार करे तो ऐसी स्थिति में वो बिल वहीं समाप्त हो जाता है। संविधान संशोधन के संदर्भ में मैंने आपको ये बात शेयर की थी। ब्रजेश्वर प्रसाद कहते हैं कि अगर एक हाउस बिल को पारित करें और दूसरा हाउस बिल को पारित करने से इनकार करें तो जनता के पास चले जाओ। क्या कह रहे हैं? अगर एक हाउस बिल को पारित करें और दूसरा हाउस बिल को पारित करने से इनकार करें तो ऐसी स्थिति में झगड़ने की तो बजाय आप किसके पास चले जाओ? जनता के पास चले जाओ, जनमत संग्रह करवा दो। अगर जनता ने हाँ बोल दिया तो संविधान में क्या हो जाएगा? संशोधन हो जाएगा। ऐसा ब्रजेश्वर प्रसाद कहते हैं। मैंने आपको पहले से कहा दोस्तों, पॉलिटी नए सिरे से पढ़ रहे हैं, नए तरीके से पढ़ रहे हैं, नए फैक्ट के साथ पढ़ रहे हैं। ये फैक्ट आपके सामने है कि संविधान सभा में जनमत संग्रह की बात संविधान संशोधन के संदर्भ में किसने की थी? ब्रजेश्वर प्रसाद ने की थी। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वसु कह रहे हैं कि सर अनुमोदन का संबंध कोई आर्टिकल से है क्या? अरे 368 में लिखा हुआ है ना कि आधे राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? रेखा कह रही है कि सर आपने तो ये बताया कि अगर आधे राज्य भी अनुमोदन ना दें तो क्या फिर संशोधन होगा क्या? अरे मैं यही तो कह रहा हूं, आधे राज्य अगर अनुमोदन नहीं देंगे तो भी आधे राज्य ने तो दे दिया ना। 30 राज्य हैं, आधों ने दे दिया, आधों ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमको तो आधे राज्यों से मतलब है। आधे राज्यों ने अनुमोदन दे दिया, संविधान में संशोधन, बात खत्म। आधे राज्य मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंजू कह रहे हैं सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच मंजू जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मेरी बात को आप लोग दोस्तों समझ गए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, एक बात बताना चाह रहा हूं, ये संसद के 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउस ने किसी बिल को पारित किया। अब वो बिल राष्ट्रपति के पास जाने से पहले कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन के लिए वो आधे राज्यों के पास जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हमने करी। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों हाउस से पारित हो जाता है और उसके बाद जब वो राज्यों के पास जाता है तो राज्यों के विधानमंडल के लिए कोई समय अवधि है क्या कि वो इतने दिनों में इसे अपना अनुमोदन देगा? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 14 दिन, कोई समय अवधि है या नहीं है? ये आपसे प्रश्न है। आप मेरे प्रश्न को सुन रहे हैं? दिनेश जी कह रहे हैं आप सर बहुत मस्त पढ़ाते हो। ठीक है दिनेश जी, अब मेरे प्रश्न को सुन लीजिए। पहली बार प्रश्न रख रहा हूँ, संसद के दोनों हाउस से पारित होने के बाद जब वो विधेयक राज्यों के पास जाएगा
तो राज्यों का विधानमंडल जब अनुमोदन करते हैं तो उसके लिए कोई अवधि फिक्स कर रखी है क्या, कि सभी राज्यों को ये कहा जाता है कि आप इतनी अवधि में इसे अनुमोदन करिए, 1 साल में करिए, 6 महीने में करिए, 3 महीने में करिए, 1 महीने में करिए, 14 दिन में करिए, क्या कोई अवधि निर्धारित है क्या? ये मेरा प्रश्न है। सुरेश जी कह रहे हैं 14 दिन है, निशा कह रही है कि नहीं है, मोनिका कह रही है हाँ है। तो जो लोग कह रहे हैं हाँ है वो थोड़ा टाइम भी बता दीजिए अगर आप कह रहे हैं तो। मंजू कह रहे हैं कि 1 महीना, सरदार सिंह जी कह रहे हैं कि हाँ है सर, सुमन कह रहे हैं कि, उर्मिला जी कह रहे हैं समय अवधि है, अंजना कह रही है हाँ है, संतोष जी कह रहे हैं कि हाँ है, सुरेंद्र जी कह रहे हैं नहीं है, सोनल कह रही है 1 महीना है, मंजू कह रही है नहीं है सर, विकी कह रहे हैं कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो सुन लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात एक नोट कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न आएगा। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के लिए कोई समय अवधि नहीं है। राज्य विधानमंडलों के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। राज्य विधानमंडलों के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। वो जब मर्जी आएगी तब अपना अनुमोदन देंगे। तो 6 महीने, 30 दिन, 14 दिन, जो भी कह रहे हैं सारे मित्र लोग गलत हैं। राज्य विधानमंडल के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। संसद ने पारित करके राज्यों के पास भेजा, सुबह भेजा, दोपहर में राज्य विधानमंडल ने उसे अपना अनुमोदन कर दिया। मालूम पड़ा 4 साल भी अनुमोदन नहीं किया तो नहीं किया, तो नहीं किया, उनकी मर्जी है। कोई जरूरी नहीं है कि वे अपना अनुमोदन निश्चित पीरियड में दे। कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। सारे मित्रों से मेरा निवेदन है, इस बात को ध्यान रखिए, कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है, याद रहेगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको और पूछना चाहता हूं। आप मुझे बाबूलाल जी अब आ गया है, कोई समय नहीं है, आपने सही कहा है। महेश जी आप भी कह रहे हैं नहीं है, जमुना भी कह रहे हैं नहीं है। अमित जी 4 वीक कहाँ से लाए, जज गई 4 सप्ताह तो लिख दिया 4 सप्ताह। ऐसे आंकड़े मत डालिए भाई, ऐसे थोड़ा जो सीरियस नहीं ले रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पॉलिटी बहुत ऊंचे लेवल की पढ़ रहे हैं, इस तरह से मन चाहे टॉपिक, मन चाहे समय नहीं बोलना है। हाँ, तो अब आइए इसमें मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि संसद के दोनों हाउस ने बिल को पारित किया और वो आधे राज्यों के पास जाता है और राज्य उसमें बहुत टाइम लगा सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 4 साल। आप कल्पना कीजिए कि संसद के दोनों हाउस में बीजेपी को बहुमत हो जाए और सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार या विपक्ष की सरकार बन जाए, तो संसद कोई अमेंडमेंट करना चाहे तो और वो राज्यों के पास अमेंडमेंट जाए तो राज्य तो उसका अनुमोदन देगा ही नहीं, क्योंकि सरकारें विपक्ष की है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि संविधान संशोधन में समय लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा? आपको ऐसा लगना चाहिए, समय लग सकता है। यस। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको एक नाम बताया, ब्रजेश्वर प्रसाद। ब्रजेश्वर प्रसाद, ब्रजेश्वर प्रसाद ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा। वही ब्रजेश्वर प्रसाद जिन्होंने जन्म संग्रह की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए संविधान में जिसमें संशोधन करने के लिए राज्यों को पूछा जाए। उन्होंने कहा राज्यों की क्या भूमिका है, राज्यों से पूछा जाना ही नहीं चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ब्रजेश्वर प्रसाद ये कहते हैं संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके अनुमोदन करने के लिए हमको राज्यों की आवश्यकता पड़े। राज्यों को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। संविधान सभा के सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद ने, नोट करो आप, मैं आपके प्रश्न भी देख लेता हूं, आप नोट भी करिए। संविधान सभा के सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद ने संविधान सभा के सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद ने संविधान संशोधन के संदर्भ में ये प्रस्ताव रखा था कि इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। ये प्रस्ताव रखा था कि इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, राज्यों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। प्रियंका एक प्रश्न पूछ रहे हैं,
सर वो अनुमोदन देने में इतना टाइम लगाएंगे तो फिर ये बिल पास नहीं होगा क्या? यस, फिर ये बिल पास ही नहीं होगा, क्योंकि बिल को पास करने के लिए आपको आधे राज्यों का क्या चाहिए? अनुमोदन चाहिए, और राज्य अनुमोदन दे ही नहीं रहे हैं तो बेटर हो, फिर अमेंडमेंट होगा ही नहीं। शिल्पा जी कह रहे हैं कि सर संविधान निर्माता देवदूत से कम नहीं थे। देवदूत थे वाकई में, उन्होंने बहुत सारी कल्पनाएं कर ली थी इसी वजह से। हरीश जी कह रहे हैं कि राज्यों को पूछने का अधिकार होना चाहिए। राज्य पूछो ना, संविधान में आप संशोधन क्यों कर रहे हैं, हम इससे सहमत नहीं है, वो आप पूछिए, प्रस्ताव पारित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पंकज आप कहाँ हैं यार? पंकज आपके 2-3 ऐसे प्रश्न हैं जिससे मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। आपने पहले भी मुझसे ये प्रश्न पूछा। आपका प्रश्न है कि अनुमोदन साधारण बहुमत से होना चाहिए या विशेष बहुमत से? पंकज जी मैंने 3 बार जवाब दिया है, अनुमोदन विशेष बहुमत से होगा, अनुमोदन विशेष बहुमत से होगा। दीपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं बाकी बैठे रहो चाहे तो। यस ऑब्वियसली, अनुमोदन देना है तो दो, बाकी बैठे रहो, हम क्या करें, नहीं दे तो नहीं दे, और अगर अनुमोदन नहीं दिया तो संविधान में संशोधन नहीं होगा। फिर प्रियंका कह रहे हैं कि तो फिर कैसे होगा? तो मैं यही तो कह रहा हूं प्रियंका जी, मैं यही तो कह रहा हूं। ब्रजेश्वर प्रसाद ने यह कहा कि राज्यों की कोई भूमिका ही नहीं होनी चाहिए, हालांकि उनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया था। ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा कि राज्यों की कोई भूमिका संविधान संशोधन के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा जी नहीं, संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो भारत के संघात्मक ढांचे को प्रभावित करते हैं, इसलिए राज्यों को पूछा जाना जरूरी है। वो पूछा जाता है। चलिए, दीपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं सर अगर 15 पक्ष में नहीं होंगे तो वैसे भी नहीं होगा। हाँ 15 तो मतलब अपने को 15 का मतलब नहीं है, अपने को आधे चाहिए, भले आधे विपक्ष में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर आधे अगर पक्ष में है तो हो जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है, देखिए हमारी जो घरों में मीटिंग होती है या हमारे दोस्तों में मीटिंग होती है तो हम किसी बात को कैसे मनवाते हैं कि भाई जिसमें बहुमत होगा उसमें मान जाएंगे। हम 10 दोस्त हैं, शाम को कौन पार्टी देगा इस पर वोटिंग हुई, 5 कह रहे ये देगा, 5 कह रहे ये देगा, तो हमारा वो मामला कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं। अगर 5 ने कह दिया कि ये देगा पार्टी, इसका मतलब वो मान लिया जाएगा। यहां आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए, भले ही चाहे आधे विरोध कर रहे हो, हमको आधे ने कह दिया तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। दीपेंद्र सिंह जी चोरी का संविधान ऐसे ही बनता, बहुत बहुत गलत बात है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। चोरी का संविधान नहीं है भाई, बहुत मेहनत से हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान का निर्माण किया। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना संविधान के लिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है हम लोगों के लिए, एक धार्मिक ग्रंथ है, इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए। अगर आपके इस तरह के शब्द होंगे तो फिर मैं दीपेंद्र जी आपका प्रश्न को कभी एंटरटेन नहीं करूँगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक और मैं नाम आपको लिखवाना चाह रहा हूं और बहुत महत्वपूर्ण नाम है, और वो है एच.वी. कामत का नाम। एच.वी. कामत बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो एक्चुअली में ब्रजेश्वर प्रसाद से आगे की बात कह रहे हैं। संसद के दोनों हाउस ने अगर किसी बिल को पारित कर दिया, संसद में 2 हाउस, ये लोकसभा और ये राज्यसभा, संसद के दोनों हाउस ने यदि किसी बिल को पारित कर दिया और वो बिल राज्यों के पास गया और राज्यों ने यदि अनुमोदन से इनकार कर दिया, कितना महत्वपूर्ण सुझाव दिया इन्होंने, मेरे हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। क्या बोला कि संसद के दोनों हाउस ने यदि किसी बिल को पारित कर दिया और वो राज्यों के पास गया और राज्य अगर उसे अनुमोदित नहीं कर रहे हैं, तो अभी जो प्रश्न पूछा शायद प्रियंका जी ने पूछा था कि फिर तो संविधान में संशोधन होगा ही नहीं, तो एच.वी. कामत इस संदर्भ में आपकी बात का, आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संसद के दोनों हाउस ने अगर बिल को पारित कर दिया, राज्यों के पास गया और राज्यों ने इसको इनकार कर दिया, तो एच.वी. कामत कह रहे हैं राज्यों ने इनकार कर दिया तो आप यूं करिए कि संसद के दोनों हाउस उस बिल को वापस पारित कर दीजिए, तो अपना आप ही संविधान में क्या हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। लेकिन उनका संशोधन स्वीकार नहीं किया गया। तो संविधान में संशोधन किस तरह से होता है, उन तरीकों को हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी भी इस टॉपिक में बहुत गुंजाइश है, पूरा 1 घंटा अब अभी हम लोग इस टॉपिक को और पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। मैं लास्ट में चाह रहा हूँ एक पॉइंट जरूर आप नोट करिएगा, और वो नोट क्या करना है,
हाँ, अशोक जी कह रहे हैं संविधान तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम बात सही कही है। दीपेंद्र जी सॉरी, देखिए दीपेंद्र जी आप मेरे छोटे भाई हैं, सॉरी वारी की कोई आवश्यकता नहीं है, पर यार संविधान बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसके बारे में थोड़ा भी होता है तो दिल को बहुत चोट पहुंचती है। इसे सॉरी मत कहिए, छोटे भाई होने के नाते किसी भी प्रकार का कोई सॉरी नहीं है। चलिए, तो एच.वी. कामत का एक पॉइंट नोट कर लीजिए। एच.वी. कामत ने क्या कहा था, ये वाला जो पॉइंट मैंने समझाया ये लिखना नहीं है, लेकिन एच.वी. कामत ने एक और बात कही, मैं पहले इसको चलो यूं करता हूं, समझा देता हूं, फिर इसको आपको लिखवा देता हूं। एच.वी. कामत ने एक बात कही कि आपने कोई बिल रखा, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है एच.वी. कामत, प्रश्न आ सकता है, क्या है जरा देखिएगा। ये हमारी संसद, ये संसद के दो हाउस, ये लोकसभा और ये राज्यसभा, ठीक है दोस्तों। मैं आपके सामने एच.वी. कामत साहब ने क्या कहा वो बता देता हूं, फिर लिखवा दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, बहुत ढंग से इस एग्जांपल को सुनिएगा दोस्तों। आप लोगों को याद होगा जनवरी 2019 में मोदी जी की सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया गया था, 124वां संविधान संशोधन विधेयक। किससे संबंधित था जल्दी से बताइएगा। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था, किससे संबंधित था? वो संबंधित था हमारे जो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए भाई बंधु हैं, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको सरकारी नौकरियों में और उनको शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने के संदर्भ में था। ये विधेयक जनवरी 2019 में लाया गया था। आप लोगों को आइडिया होगा, जनवरी के पहले सप्ताह में मोदी जी की सरकार ये बिल लेकर आई। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये भी आइडिया होगा कि वो बिल सप्ताह भर के अंदर अंदर दोनों हाउस से पारित हो गया, और जो डेट मुझे याद आ रही है शायद 12 जनवरी 2019 को वो विधेयक राष्ट्रपति से भी स्वीकृति ले लिया गया, लागू हो गया। जनवरी के पहले सप्ताह में लोकसभा में लाया जाता है और पहले सप्ताह में लोकसभा पारित कर देती है, राज्यसभा भी उसको तुरंत पारित कर देती है, राष्ट्रपति के भी साइन जल्दी हो जाता है। 7-8 दिन में एक बिल पारित हो गया, 124वां संविधान संशोधन विधेयक, जो पारित होने के बाद 103वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ, जो कि हमारे सामान्य वर्ग को, जो हमारे सामान्य वर्ग के जो पिछड़े हुए साथी हैं, उन लोगों को सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देता है। देवेंद्र सिंह कह रहे हैं, देवेंद्र सिंह जी राठौड़, कि जो EWS से संबंधित है, एकदम बात सही है। दोस्तों आपको क्या लगता नहीं है कि ये जो बिल सप्ताह भर के अंदर अंदर पारित हो गया, जबकि इतना महत्वपूर्ण बिल था, इस पर आपको क्या लगता नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा में लंबा विचार विमर्श किया जाना चाहिए था? ऐसे बिल आपको इतने जल्दी जल्दी पारित नहीं करने चाहिए थे, विचार विमर्श होना चाहिए। एच.वी. कामत साहब, जिसका नाम यह लिखा हुआ है, वो क्या सुझाव देते हैं? वो कह रहे हैं कि किसी भी हाउस में अगर आप बिल रखते हो तो हाउस में बिल रखने की जो डेट है और दोनों हाउस से पारित होने की जो डेट है, उसमें 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। वापस बोल रहा हूं, थोड़ा सा मेरी बात को सुनेंगे आप। मैं ये कह रहा हूं, मैं नोट करवाऊंगा, प्रियंका जी मैं नोट करवाऊंगा, इसको चिंता मत कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, किसी भी हाउस में जब आप बिल को रखते हो, समझ लीजिए आप बिल को रख रहे हो 15 मई, उदाहरण है केवल, 15 मई 2020 को रख रहे हो, किसी भी हाउस में रखा पहले, तो 15 मई 2020 से आगे 6 महीने और जोड़ दो, इतना टाइम दीजिए, तब जाकर बिल को पारित कीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? एच.वी. कामत साहब ये कह रहे हैं कि अगर बिल रखने में और बिल पारित करने में 6 महीने का अंतराल होगा तो जनता को वह बिल समझने में सहायता मिलेगी, एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप होगा, मीडिया के लोग उस पर विचार विमर्श करेंगे, सब चर्चा होगी, तो लोगों को समझ में आएगा, ताकि संसद अपने हिसाब से संविधान में संशोधन ना कर सके। जनता को भी ये बातें समझ में आनी चाहिए। दीपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि विचार विमर्श होता तो कभी पारित नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है दीपेंद्र सिंह जी, हमारे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऐसे रखे गए हैं जिन पर सालों सालों चर्चा हुई है और हमने पारित किया भी है। ऐसी बात नहीं है, विचार विमर्श होना भी चाहिए, और लोकतंत्र में विचार विमर्श नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो जरा देखिएगा,
एच.वी. कामत साहब ने क्या कहा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एच.वी. कामत के अनुसार, एच.वी. कामत नाम नोट कर रखा है मैंने यहां पर, एच.वी. कामत के अनुसार बिल पारित करने, सॉरी एच.वी. कामत के अनुसार बिल रखने, बिल यानी विधेयक, बिल रखने व पारित करने में 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। बिल रखने व पारित करने में 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। वापस बोलूं, बिल रखने तथा पारित करने में 6 महीने का अंतराल, अंतराल यानी गैप, अंतराल होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये सुझाव स्वीकार नहीं किया गया। विजय सेन साहब कह रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि बिल रखने की अवधि 6 महीने की अवधि तक भी कुछ। ओह वेरी नाइस विजय, जो मैं कह रहा हूँ वो एच.वी. कामत साहब ने कही है एक्चुअली में, और आप भी इसी बात को कह रहे हैं 6 महीने का अंतराल होना चाहिए ताकि पब्लिक ओपिनियन डेवलप हो सके। दोस्तों हमारा टॉपिक ये कंटिन्यू रहेगा, 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, इस ब्रेक के बाद वापस मिल रहे हैं और इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है अभी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।